સોનિયા ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં કોંગ્રેસની બેઠક મળી છે। અમિત ચાવડા, રઘુ શર્મા બેઠકમાં હાજર છે। પ્રદેશ પ્રમુખની સાથે પ્રભારી પણ હાજર છે। એઆઈસીસીના કાર્યક્રમો, સંગઠનની મજબૂતી પર ચર્ચા। દિલ્હીમાં સોનિયા ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠક, કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પ્રભારીઓ સાથે આ બેઠક છે। સાથે જ પ્રદેશ પ્રમુખ ગુજરાતના ટૂંક સમયમાં જાહેર થાય તો પણ નવાઈ નહીં। दिल्ली से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रचना जुड़ाई गया है। रचना, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये बैठक में मुद्दे रखे जाएंगे और क्या सबसे बड़ी खबर मिल सकती है ये बैठक के बाद? देखिए, वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस की ये दूसरी सबसे बड़ी बैठक है जिसका नेतृत्व खुद सोनिया गांधी कर रही हैं और सभी प्रदेशों के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रभारी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। गुजरात के भी प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष यहाँ पर शामिल हैं। और अगर आप मुद्दों की बात करें तो महंगाई को लेकर कांग्रेस जल्दी ही प्रदर्शन शुरू करने जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर एक रणनीति तय की जाएगी। दूसरा मुद्दा जो होगा वो जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में जो चुनाव की रणनीति है उस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही कांग्रेस की जो मेंबरशिप ड्राइव शुरू होने वाले हैं उसको लेकर यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, उसको लेकर जो चर्चा है इससे पहले भी वर्किंग कमेटी में हुई थी और वो आज भी उन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी माना जा रहा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक में जिस तरीके से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी वो मांग एक बार फिर से यहाँ पर उठ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये भी होगी कि जिस तरीके का विवाद हमने पंजाब में देखा, उसके बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि सोनिया गांधी के समक्ष सिद्धू होंगे। तो तब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर बात होगी, चर्चा होगी, एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अहम मुद्दा अगर हो जाता है तो महंगाई को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन शुरू करने जा रही है, एक ड्राइव शुरू करने जा रही है, मेंबरशिप ड्राइव शुरू करने जा रही है, उन तमाम मुद्दों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी और एक पूरा एक्शन प्लान यानी कि माने तो एक ड्राफ्टिंग यहाँ पर तैयार की जाएगी कि किस तरीके से आने वाले 5 राज्य के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को क्या क्या चीजें करनी और किस तरीके से आगे लेकर जाना है। रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रदेश प्रमुख गुजरात के जो है वो अभी फिलहाल पहुंचे हुए, लेकिन वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी तब भी आपने बताया था कि मीटिंग में सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि चुनाव में किस तरह से कांग्रेस आगे आए। तो जो 4 राज्यों में चुनाव है उसमें से एक गुजरात भी है, क्या गुजरात को लेके भी एक नई स्ट्रेटेजी बन सकती है, युवा को मौका देने जाने वाली? देखिए, जो वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और उसके बाद जो गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा ने कहा था कि अभी फिलहाल उन्होंने चार्ज संभाला है और वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी पूरी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, नेता प्रतिपक्ष का जो पद खाली पड़ा हुआ है, तो उन पर यहाँ पर पहले भी चर्चा की गई थी जब गुजरात के तमाम जो नेता यहाँ पर मिलने के लिए आए थे राहुल गांधी से। और उसके बाद अब जो कि गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में रघु शर्मा के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो चुनाव वहां पर जीते और क्या कुछ एक नई स्ट्रैटेजी वहां पर लेकर आए। क्योंकि युवा चेहरे की बात अगर हम करें तो तमाम नाम सामने देखने के लिए मिले थे, जिसमें हार्दिक पटेल का नाम था, अर्जुन मोढवाडिया का नाम था, शक्ति सिंह गोहिल का नाम था। तो तमाम नामों पर चर्चा हुई और ये भी बात उठी थी कि कांग्रेस में जो गुजरात कांग्रेस में जिस तरीके का डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहा है, उन्होंने इस बात से साफ नकार दिया था कि कोई भी यहाँ पर तकरार या तनाव की स्थिति नहीं है, सभी मिलकर साथ काम कर रहे हैं। तो सभी का फोकस ये है कि विधानसभा के चुनाव के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार करें जिसमें आने वाले समय में उन्हें लाभ मिले और संगठन को और ज्यादा मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर यहाँ पर गुजरात कांग्रेस प्रभारी का रहने वाला है। रचना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा महंगाई का, कांग्रेस अभी तक भी जमीनी तौर पे विरोध करती हुई नहीं दिख रही है, क्या ये बैठक के अंदर ये कमेटी की जो डिस्कशन होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये भी निकल के आ सकता है कि चुनाव के समय में कांग्रेस विरोध पक्ष के तौर पे अभी भी फेल दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की भूमिका में खड़ा होने की ज़रूरत है, तो उसको लेकर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर कांग्रेस सभी राज्यों में पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। तो उसकी एक पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ तैयार की जाएगी, क्योंकि उसका लाभ आने वाले चुनावों में किस तरीके से मिल पाए, किस तरीके से वो सरकार को घेर पाए और जो जनता है उनको कांग्रेस की तरफ फिर से एक बार किस तरीके से उन्हें अट्रैक्ट करना है। तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर जरूर चर्चा होगी और रणनीति यहाँ तैयार की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस प्रभारी जो गुजरात की, अगर हम उनकी बात करें, गुजरात की बात अगर हम करें, तो सब पर जिम्मेदारी बन जाती है कि आगे उन्हें इलेक्शन के समय पर किस तरीके की नई चीजें लेकर आना है और किस तरीके से सरकार को घेरने की पूरी एक तैयारी यहाँ पर करनी है।
जी शुक्रिया रचना, सारी जानकारी के लिए। तो હાલમાં સોનિયા ગાંધીની અધ્યક્ષતામાં બેઠકની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। AICCના કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ પ્રમુખ અને પ્રભારીઓ સાથેની આ બેઠકમાં મોંઘવારીને લઈને કેવી રીતે વિરોધ પક્ષ મજબૂતાઈ સાથે બહાર આવે છે તે જોવાનું રહેશે। સાથે જ ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ અને નેતા વિપક્ષને લઈને પણ ચર્ચા થાય તો નવાય નહીં। સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ભલામણ બાદ હવે વધુ એક પરિપત્ર રદ કરવા વીસીને દબાણ કરાયું છે। ગુનેગારો ચૂંટણી ન લડી શકે તેવા પરિપત્ર રદ કરવા દબાણ થઈ રહ્યું છે। ભાજપ કોંગ્રેસ બંનેના દમ પછાડા છે। ભાજપના સભ્યોના નામ કપાવવાના હોવાથી ભાજપ પત્ર રદ કરવા મેદાને છે। 2019માં ઠરાવ કરી સ્ટેચ્યુએટ 187 મંજૂર કર્યા હતા। ટાડા, પાસા, એનડીપીએસ, આર્મ્સ પરીક્ષામાં કોપી કેસના આરોપ હોય તે ચૂંટણી ન લડી શકે। ડમી વિદ્યાર્થી બેસાડવા સહિતના ગુનાહિત ધરાવતા વ્યક્તિઓ ચૂંટણી નહીં લડી શકે। સમગ્ર મામલે અગ્ર સચિવ પાસે કુલપતિએ માંગ્યું છે માર્ગદર્શન। ગુનામાં કોનું સર્ટિફિકેટ જોઈએ તેનું માર્ગદર્શન માંગ્યું છે। જો પત્રની અમલવારી કરવામાં આવે તો ભાજપના સભ્યોના નામ કપાઈ શકે છે। રાજભા જાડેજા અને વિવેક હિરાણી આ બંને નામ કપાઈ શકે છે। રાજભા જાડેજા પાસા હેઠળ જેલ ભોગવી ચૂક્યા છે, જ્યારે વિવેક હિરાણી ડમી ઉમેદવાર બેસાડવાના ગુનામાં ચોપડે ચડી ચૂક્યા છે। સુરતમાં બારડોલી તાલુકાના ભામૈયા નજીક અકસ્માત થયો છે। બારડોલી કડોદ રોડ પર બે કાર વચ્ચે અકસ્માત। સુરતથી પુત્રની જાન લઈને પરત ફરી રહેલા પિતાનું નિધન થયું છે। બેના અકસ્માતમાં જ મોત થઈ ગયા। ઘટના સ્થળે તો 3ને ઈજા થઈ છે। ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર અર્થે બારડોલીની સરદાર સ્મારક હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે। અન્ય કાર ચાલક સ્થળ પરથી ફરાર છે। પોલીસે અકસ્માતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। પોલીસ તરફથી પણ પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે જે કાર ચાલક નુકસાન અથવા તો અકસ્માત કરીને ભાગી ગયો છે તે કાર ચાલક ક્યાંનો છે, ક્યાંની એ કાર હતી અને કેવી રીતે સમગ્ર ઘટનાની અકસ્માતમાં પરિવર્તિત થઈ છે તેને લઈને પોલીસ તપાસમાં છે।